मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने जो इसके पहले जो लेक्चर में किया था उसके आगे हम चल रहे हैं। हमने क्या क्या कर दिया था बताइए आप। जैसे परिवार कैसे होते थे वहाँ पर मातृसत्तात्मक, ये हमने किया परिवार, ठीक है। दूसरा जो है रहन सहन खान पान वेशभूषा हमने कर लिया। रहन सहन खान पान वेशभूषा ये हम कर चुके हैं। श्रृंगार हम कर चुके हैं। श्रृंगार प्रसाधन, ये समस्त हम समाज की जो विशेषता है वो उनके ये जो पार्ट्स है, ये जो विशेषता हम कर चुके हैं। इसके आगे मैं आपको बता रही हूँ वो है जैसे मनोरंजन। मनोरंजन समाज में किस तरह से होता था। मनोरंजन के विभिन्न प्रकार थे। मनोरंजन विभिन्न तरह से करते थे, जिसमें आप देखिए संगीत, नृत्य, शिकार, पशुओं की लड़ाइयाँ, मुर्गों की लड़ाइयाँ, इस तरह से वो अपना मनोरंजन करते थे। जिसमें मैं आपको लिखती हूँ, देखिए आप, संगीत ये साधन थे। संगीत, नृत्य, शिकार, पशुओं की लड़ाई, पशु की लड़ाइयाँ, खेल, ये समझ जो है मनोरंजन के साधन थे। आप देखिए खुदाई में बहुत सी नर्तकियों की मूर्तियाँ मिली है। मोहनजोदड़ो में एक स्त्री मूर्ति मिली है नर्तकी की, और इस तरह से विभिन्न खुदाइयों में छोटे बड़े विभिन्न प्रकार की जो मूर्तियाँ मिट्टी की, तांबे की जो प्राप्त हुई हैं, उनके अनुसार हम कह सकते हैं कि जो है सिंधु समाज जो था वो नृत्य का, संगीत का शौकीन था। मनोरंजन के लिए वहाँ के समाज के लोग विभिन्न क्रियाएं करते थे, जैसे शिकार का कार्य, जैसे पक्षियों, मुर्गियों को लड़ाना, और इसी प्रकार बैलों की लड़ाई, इस तरह से विभिन्न प्रकार के कार्य यहाँ पर किए जाते थे। और उसमें जो है उससे वो मनोरंजन करते थे। ये जो पासे जैसे गेम के भी कुछ सामग्री प्राप्त हुई है, तो शायद पासे का गेम भी यहाँ पर, खेल भी यहाँ पर होता था, खेला जाता था। तो मनोरंजन के विभिन्न जो कार्य हैं, क्रिया हैं, वो यहाँ पर की जाती थी। तो मनोरंजन के बारे में भी यहाँ के उत्खनन में प्राप्त सामग्री से, वस्तुओं से हमें इस बात की जानकारी मिलती है। और नर्तकियों की मूर्तियाँ वगैरह तो बहुत ही प्राप्त हुई हैं, जैसा कि चाहे वो मिट्टी की हैं चाहे तांबे की है, तो हड़प्पा में, मोहनजोदड़ो में, चौंदड़ो में, विभिन्न स्थलों पर ये समझ। तो मनोरंजन यहाँ समाज का एक अंग था। जैसे श्रृंगार है, श्रृंगार के शौकीन थे, वैसे मनोरंजन के भी शौकीन थे। अब आप आगे देखिए कि सामाजिक वर्ग, अब इसमें आप देखिए उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग। उच्च वर्ग में हम, जैसे उच्च वर्ग है, उसमें हम कोई शासनाधिकारी रहा होगा, या कोई पंडित या धनी वर्ग। इसी प्रकार मध्यम वर्ग में जो है लेखक है, स्वयं की भूमि वाला, स्वयं की भूमि वाला कृषक है,
कौशल जैसे सूतकार, स्वर्णकार, लोहा था ही नहीं उस समय। जैसे तांबे का कार्य करने वाले, तांबे का कार्य करने वाले यानी कि धातु कर्मी। ये विभिन्न थे। इसमें देखिए जैसे बहुत सारे लोग धातु का काम करते थे, तो उनमें से जो श्रमिक वर्ग नहीं है, जो स्वयं मालिक है अपने उद्योग का, अपने शिल्प का, वो मध्यम वर्ग में आता था, जिसमें तांबे का कार्य करने वाले, स्वर्णकार करने वाले, और इसी प्रकार जो कृषि जिसकी भूमि स्वयं की है, स्वयं भूमि पर मालिकाना अधिकार रखता है, वो कृषक, ये सारे मध्यम वर्ग में हम और लगभग कह सकते हैं। इसी प्रकार लेखक है जो, और या कुम्हार जो बड़ा जो व्यापार करता है, जो अपनी चीज़ों को बनाकर बाहर भेजता है, इस तरह के जो लोग थे ये मध्यम वर्ग में आते थे। तो उसमें बहुत सारे लोग जो थे जिनके पास बुद्धि है, कुशलता है, कुछ धन भी है, वो मध्यम वर्ग में थे। इसी प्रकार जो है हम निर्धन वर्ग की बात करें तो मजदूर है, गरीब मजदूर है, बेगार करने वाला है, या कृषक है जो दूसरों की भूमि को जोतता है, या फिर जो दास हैं, वो समस्त जो है निर्धन वर्ग में आते थे और इनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। लेकिन फिर भी समाज में कुल मिला के कुछ जो एक दूसरे की आवश्यकता की पूर्ति को लेकर जो है एकता थी, और समाज के ये विभिन्न वर्ग जो है मिलजुल कर रहते थे। जैसे जो बड़े बड़े जो स्नानागार हैं या मोहनजोदड़ो का जो बिग बाथ है, उसमें ऐसा नहीं लगता है कि कोई धनी वर्ग ही वहाँ के धार्मिक स्नान कर रहा है या उसी को अधिकार है। और मेले हैं या इसी तरह का धार्मिक उत्सव है या धार्मिक जो बिग बात है, स्नान है बड़ा, तो उसमें जो है विभिन्न उत्सवों में सभी समाज के सभी वर्ग अपने अपने अनुसार जो है भाग लेते थे और धार्मिक क्रिया करते थे, सामाजिक क्रियाएं करते थे। तो इस तरह से विभिन्न वर्ग जो बटे हुए थे वो इस समाज में भी हमें वैसे ही दिखते हैं जैसे अन्य समाजों में दिखते हैं कि उच्च वर्ग था। उच्च वर्ग में कोई शासनाधिकारी, हालांकि राजनीति या शासन के बारे में, वहाँ के शासन के बारे में बहुत अधिक जानकारी प्राप्त नहीं हो पाई है, लेकिन उसके बावजूद हम ये कह सकते हैं कि वहाँ का जो नियोजन था, नगर नियोजन, या वहाँ का जो सामाजिक व्यवस्थाएं थी, वहाँ जो लॉ एंड ऑर्डर चल रहा था, उसके अनुसार हम कह सकते हैं वहाँ कोई न कोई राजनीतिक जरूर शासनाधिकारी या अधिकारी रहा होगा, चाहे वो धर्म के प्रमुख के रूप में कोई हो और वो भी शासन और उसका लिंक हो, जैसे शासन का भी वो कार्य कर रहा है और धर्म का भी कर रहा है, और चाहे वो सिर्फ शासनाधिकारी हो जो लॉ एंड ऑर्डर जिसके हाथ में हो, इस तरह की बॉडी जरूर रही होगी। और उसमें वो समाज के उच्च वर्ग का हिस्सा, हम उसको कह सकते हैं कि वो समाज के उच्च वर्ग में था, जो न्याय का कार्य करता था और शासन का कार्य करता था, जो कर लेने का कार्य करता था, जो देश की या इन नगरों की रक्षा का कार्य करता था, वो भी समाज के उच्च वर्ग में आता था और प्रमुख रूप से समाज के उच्च वर्ग में आता था, समाज का हिस्सा ही था। बेशक उसका मुख्य काम सुरक्षा था और शासन था। उसके बाद में जो है, जैसे हमने कहा कि जैसे बड़े पंडित या कोई इस तरह का भी धर्माधिकारी भी हो सकता है, वो भी उच्च वर्ग में था। और लेकिन ये मैं पुनः दोहरा दूँ कि उसके बारे में जो हमें बहुत अधिक जानकारी नहीं मिल पाई। हालांकि धर्म के बारे में बहुत मिली है, योगी की मूर्ति वगैरह हमें वो सब प्राप्त हुई है, मोरों पर योगी की मूर्ति वगैरह प्राप्त हुई है, लेकिन शासन में किस तरह का रोल या शासन किस तरह से चलता था, क्या था, उसके बारे में जानकारी कम है। लेकिन शासनाधिकारी थे जरूर। और इसी प्रकार जो है कोई बहुत धनी वर्ग है, बहुत धनी व्यापारी है जो बाहर सामग्री भेज रहा है, व्यापार कर रहा है, क्योंकि हम देखते हैं इस समय ईरान, बेबीलोन जिसे कहा जाता था, वहाँ पर बहुत अधिक मिस्र वगैरह में सूती वस्त्र यहाँ से जाता था, सिंधु घाटी सभ्यता से। मिस्र की जो मम्मी है उन पर जो लपेटा हुआ जो मलमल है
ये ऐसे कहा जाता है कि वो इधर इस जगह से वहाँ पर जाता था, सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थल है उनसे वहाँ जाता था। तो समाज के लोग जो हैं बड़े व्यापारी भी जो थे, जो कि इस तरह का कार्य करते थे या आयात निर्यात का कार्य करते थे, वो धनी वर्ग में आते थे और वो यहाँ के उच्च वर्ग में शामिल है। मध्यम वर्ग की जो बात मैंने की, जैसे लेखक है, कोई काश्तकार है, कोई धनी कृषक है, सेठ साहूकार हैं, तो इस तरह के जो मध्यम से जिनके पास कुशलता है या जिनके पास बुद्धि है, जिनके पास धन है थोड़ा, तो वो समस्त मध्यम वर्ग में थे। और मैं पुनः दोहरा दूँ कि कृषक, दास, मजदूर जिनकी स्थिति आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर थी, वो समाज के निर्धर वर्ग में थे। जैसे धर्म का संबंध समाज से, उसी पर अर्थ का संबंध भी समाज से होता ही है। तो आर्थिक विषमता इस समाज में भी थी, लेकिन सब मिलकर जो है सह अस्तित्व था सभी वर्गों का और सभी एक दूसरे की आवश्यकताएं पूर्ण करते थे। ये इस समाज की विशेषता है। और जो अन्य समाजों में भी, बहुत से समाजों में यही विशेषता है, लेकिन यहाँ पर जो हमें बहुत अधिक विषमता देखने को नहीं मिलती। सभी जो है मातृशक्ति की पूजा करते थे, परिवार सभी जो है मातृसत्तात्मक पाए जा रहे गए, लगभग सभी। तो इस तरह से जो है सामाजिक विशेषताएं यहाँ पर देखने को मिलती हैं। यहाँ खान पान रहन सहन में समाप्त कर रही हूँ इस बात को। जैसे खान पान रहन सहन, वेशभूषा में श्रृंगार वगैरह सबका उनको शौक़ था, केश सज्जा का शौक़ था, विभिन्न प्रकार के से केशों को सजाया जाता था। और इस तरह से हमने जो इन 2 लेक्चर में इसकी समाज की विशेषताओं की बात की है। और जैसे अंतिम संस्कार है वो भी मैं आपको बता दूं, तो वो भी समाज का हिस्सा ही है या धर्म का हिस्सा भी हम उससे कह सकते हैं। उसमें जो है 3 प्रकार की क्रियाएं थी, खुला छोड़ना या जलाना या गाड़ना। ये भी समाज के हिस्से थे, जिसमें सामाजिक सभी समुदाय जो है, समाज के वर्ग जो हैं, समाज के जो लोग हैं या उससे लिंक जो, वो समस्त यहाँ इकट्ठे होते थे और इस प्रकार की क्रियाएं होती थी। तो हमने देखा कि ये एक समृद्ध जो है, एक उच्च कोटि का समाज हम कह सकते हैं। समृद्ध तो कुछ ही लोग थे, लेकिन एक उच्च कोटि का समाज है जिसमें सामाजिक जो भेद है या सामाजिक जो है विशिष्टता के अनुसार समाज में जो कार्य का बंटवारा वगैरह है, वो समस्त चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो यहाँ समाज उच्च कोटि का था और मातृसत्तात्मक था। थैंक यू।